हेलो बच्चों, आज आपका AIITS सेकेंड टेस्ट है ना। आइए उसके मूल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए कि क्या उसका आंसर होगा और क्या सोल्यूशन होगा, है ना। तो आइए 53 पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 53 कि मैग्नीशियम अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता है कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करता है, यानी ऑक्सीजन वाला तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन एसिड का नाम नहीं दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन करा लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी मोनोबेसिक एसिड से, दूसरी बार इसी मैग्नीशियम का रिएक्शन करा लिया जाए डाइबेसिक एसिड यानी ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा अगर एक और एसिड ले लेते हैं ट्राइबेसिक यानी फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों से करवा के चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। उसके लिए पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2HCl, रिएक्शन बैलेंस हो गया यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4 और गैस हो जाएगी यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो मैग्नीशियम फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जो सॉल्ट बनाता है वो होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस, है ना। और यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन। तीनों में गैस इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तीसरे वाले रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, इसको बैलेंस करें तो ये 3 आ जाएगा। फॉस्फेट यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं 3। आइए चेक करते हैं कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैग्नीशियम का मास दे दिया है 12 ग्राम, है ना। मैग्नीशियम का मास दे दिया है तो करना क्या है आपको, पहले इस मास को कन्वर्ट कर लीजिए मोल में। तो अगर पहले वाले रिएक्शन के थ्रू मैग्नीशियम का मोल निकालें हम लोग तो मैग्नीशियम का मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास 12 ग्राम, मोलर मास 24 आ जाएगा, इसका हाफ मोल, है ना। और बोला हाइड्रोजन कितना इवॉल्व होगा। मैंने बताया था कि अगर स्टोइकियोमेट्री इक्वल है तो मोल और वॉल्यूम भी इक्वल होते हैं। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है, यानी जितना मोल मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है उतना ही हाइड्रोजन का मोल यहाँ पे इवॉल्व होगा। यानी पहले वाले रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन का मोल कितना आ रहा है 1/2। सेकेंड वाले से चेक करिए, ऑब्वियस सी बात है मास सेम है तो मैग्नीशियम का मोल यहाँ भी कितना होगा 1/2, है ना। फिर यहाँ आप जरा देखिएगा कि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन का जो मोल है वो भी कितना आएगा फिर से 1/2। लास्ट वाले ऑप्शन पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम का मोल फिर से है वही सेम, गिवन मास 12 था, मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास से। हाइड्रोजन और मैग्नीशियम दोनों के स्टोइकियोमेट्री सेम है तो दोनों के मोल भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। यानी हाइड्रोजन का मोल यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/2। अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो मैंने एक तरीका बताया था जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हाइड्रोजन का मोल निकालना है, उसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, और जिसकी मोल गिवन है यानी मैग्नीशियम का मोल अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री से स्टोइकियोमेट्री कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन का मोल आ जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम के मोल के इक्वल यानी 1/2। तो ऑप्शन 53 का अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितना NaOH का मास यानी अमाउंट रिक्वायर्ड होगा अगर न्यूट्रलाइज करेंगे HCl को। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, NaVa जिसको आप N1V1 भी बोलते हैं इक्वल्स टू NbVb। मैंने बताया था B का मतलब बेस और A का मतलब हो गया एसिड। तो एसिड का यहाँ पे नॉर्मलिटी दे दिया है 0.1, चलिए ठीक है। एसिड का वॉल्यूम दे दिया है यहाँ पे 1500 सेंटीमीटर क्यूब, कोई बात नहीं 1500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया यहाँ पे। अगर इसको लीटर में करेंगे तो आपको पता है लीटर में करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। बेस का नॉर्मलिटी दिया नहीं है, उसका मास निकालना है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट यानी NaOH अपॉन मोलर अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिर से वही हो जाएगा NaOH का, और यहाँ भी सॉल्यूशन बेस है यानी NaOH सॉल्यूशन है पूरा। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH से वॉल्यूम ऑफ NaOH कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो सिंप्लीफाई करेंगे, 15/10 का मतलब हो जाएगा ये 1.5 और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.15। NaOH का मास निकालना है आपको, तो मास ऑफ NaOH इक्वलेंट वेट निकालेंगे, तो इक्वलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। NaOH का इक्वलेंट मॉलिकुलर मास 40 आता है और n फैक्टर होता है 1, है ना। तो 40/1 हो जाएगा 40। अगर आप 15 के पास 0.15 के पास इसका साइड चेंज करके लाएं तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू आएगी 40 इंटू 0.15। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 4 जा 60, डेसिमल 2 प्लेस बाद है, यानी ये हो गया 6 ग्राम। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग। एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नहीं, यहाँ बोला है मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन से साइंटिस्ट दिए थे। मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जॉन डाल्टन। लवाइजियर आपको पता है कि लॉ ऑफ है ना, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डाल्टन। प्रोस्ट आपको पता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिए थे, जबकि लवाइजियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज किए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 की खास बात क्या है, यहाँ पे बड़ा आसान कर दिया है। यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का अमाउंट दे दिया है, कार्बन का दे दिया है और नाइट्रोजन का अमाउंट गिवन है यहाँ पे, है ना। नाइट्रोजन, कार्बन, इन सबों का परसेंटेज गिवन है और बोला है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। कार्बन का दे दिया है, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का, है ना। मोलर मास कंपाउंड का दे दिया है 162। तो बोला है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। मैंने बोला था कि जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड आउट करना हो और कहीं से आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पता चल जाए तो डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल लगा के आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। यानी आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व ही नहीं करना है, आपको बस ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर मास 162 आ रहा है। तो 4 कार्बन कभी भी 100 को पार नहीं कर पाएंगे, 5 कार्बन 60, एक नाइट्रोजन 100 पार नहीं करेगा, 2 कार्बन 1 नाइट्रोजन मोर देन 100 पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 4 बिना सॉल्व किए आ गया। अगर आपको सॉल्व करना हो तो चलिए निकाल लीजिए। 10 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 हो गया, 14 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 हो गया, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 हो गया, ये हो जाएगा 120, ये हो गया 14 और ये हो गया 28। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 4 12, 4 2 1 3 3 2 5 और कैरी 1 6 162। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 4th, यानी C10H14N2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन पे लिखा है कि हीमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज है 0.34%, जिसमें आयरन के एटम्स फाइंड आउट करने हैं। अगर हीमोग्लोबिन का मास दे दिया है 3.3 ग्राम, है ना, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ दिया तो है, लेकिन यहाँ पे आयरन के एटम्स निकालने हैं आपको। तो आयरन एटम फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना आयरन का मास है, उसके बाद एटम निकालते हैं। तो 0.34% दिया है, परसेंट का मतलब होता है टोटल अमाउंट 100 लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने आयरन के एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, या आयरन का मास कितना हो जाएगा 0.34 ग्राम। बाई मास है तो मास हो जाएगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन का मास कितना हो जाएगा 0.34 अपॉन 100 ग्राम। ये है आयरन, ध्यान दीजिएगा ये आयरन का मास हो रहा है ना। और बोला क्या है कि मास लेना है आपको 3.3 ग्राम। तो 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन का मास कितना होगा 0.34 अपॉन 100 और इनटू हो जाएगा 3.3 ग्राम ऑफ आयरन। यानी आयरन का मास आपको पता चल चुका है 0.34 इंटू 3.3 अपॉन 100, है ना। जस्ट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि आयरन का नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो नंबर ऑफ एटम निकालना है। एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ इधर इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, है ना, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे जाने का मतलब है कि फिर आपको ये डेटा मिलेगा नहीं। आयरन का मास मिल चुका है आपको, आयरन का मास मिल चुका है आपको यहाँ पे। चलिए, तो आयरन का मास मिला है यहाँ पे, आयरन का मास दे दिया है, मास ऑफ आयरन कितना मिल गया है आपको 0.34 इंटू 3.3। तो एक काम कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 0.34 3.3 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम। आयरन के एटम निकालने, तो
तो एटम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास यानी 0.34 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁻² अपॉन गिव मोलर मास, आयरन का एटॉमिक मास 56, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो फिर Na का मल्टीप्लाई करेंगे। Na का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो चलिए Na का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। Na का मल्टीप्लाई कर लीजिए, Na मतलब अवोगाद्रो नंबर 6.02 10⁻23, है ना। और यहाँ पे लिखा है कि ये दिया ही नहीं है कि आयरन के कितने एटम्स, वही फाइंड आउट करना है। तो एटॉमिसिटी आप कितना ले लीजिए यहाँ पे 1, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सिंप्लीफाई करने पे ये ऑप्शन आएगा 10⁻23 - 2 10⁻21 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 33 6, इसको अगर सॉल्व कर लीजिए 6 7 जा 6 9 जा 9 3 जा, ये अप्रॉक्स 1.21 के आसपास जाएगा। तो 62 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, है ना। 1.21 10⁻20 कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है कि CO2 का वॉल्यूम बताना है STP पे, अगर कंबशन करवाएं हम लोग प्रोपेन का। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, STP पे कंडीशन दे दिया है यहाँ पे, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, कंबशन करवाना है इसका। तो कंबशन किस गैस के प्रेजेंस में कराते हैं, ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या मिलता है कंबशन में, हाइड्रोकार्बन के। CO2 गैसियस फॉर्म पे और वाटर किस फेस में, लिक्विड फेस में मिलता है। रिएक्शन को पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था जितने कार्बन उतने CO2, जितना हाइड्रोजन उसका हाफ पानी, यानी 4H2O हो जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है 10। अच्छा, यहाँ पे बोल दिया है कि प्रोपेन का वॉल्यूम दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्रोपेन का वॉल्यूम दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको निकालना है CO2 का वॉल्यूम। बड़ा सिंपल सा वे है, डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा। फिलहाल आइए सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था जिसका वॉल्यूम निकालना है वो लिखिए और उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करिए, जिसका वॉल्यूम दिया है वो लिखिए और उसकी स्टोइकियोमेट्री से उसको भी डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे, ये था C3H8। तो CO2 का वॉल्यूम निकालना है, 3 का साइड चेंज करेंगे, 3 यहाँ चला जाएगा, और प्रोपेन का वॉल्यूम दिया है 100, यानी CO2 का वॉल्यूम आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट। तो 63 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेसिडुअल मिक्सचर कितना होगा अगर मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ, 2 मोल मैग्नीशियम यहाँ। यहाँ पे मैग्नीशियम का भी मास दिया है और ऑक्सीजन का भी मास दिया है। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू देती है तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट लगाते हैं लिमिटिंग का। इसका भी मास 30 ग्राम है। मास अगर O2 का देखें तो ये भी कितना दिया है, 30 ग्राम। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मोल निकालना होता है। मोल निकालेंगे मैग्नीशियम का तो फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, यहाँ पे अगर मोल निकालेंगे ऑक्सीजन का तो गिवन मास है 30 और O2 का मोलर मास आएगा 32, है ना। अच्छा, उसके बाद आपको रेशियो निकालना होता है और वहाँ से चेक करना होता है लिमिटिंग। आइए तो वो रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो मैग्नीशियम की स्टोइकियोमेट्री 2 है, ये रेशियो आएगा 30/48। O2 के अगर आप रेशियो निकाल लें, O2 का रेशियो निकालेंगे तो 30/32 और O2 की स्टोइकियोमेट्री 1 है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी सेम। अब जो रेशियो छोटा होता है वो होता है लिमिटिंग रीजन। तो छोटा रेशियो आपको साफ दिख रहा है, ये है 30/48, यानी मैग्नीशियम हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेस रिएजेंट हो गया। चलिए ये तो तय है। अब पूछा है यहाँ पे ऑप्शन में, आप देखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन का अमाउंट बोल रहा है रेजिडुअल मिक्सचर में, यानी जो मिक्सचर बचा होगा उसमें ऑक्सीजन कितना होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अमाउंट निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट ही पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट यानी मैग्नीशियम पे। तो करेंगे क्या, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसका मोल, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री।
जिसकी वैल्यू दी होती है, यानी मैग्नीशियम का मोल अपॉन उसकी भी स्टैइकियोमेट्री। स्टैइकियोमेट्री सेम है तो कैंसिल हो गया। मास निकालना है तो मोल को तोड़ेंगे, गिवन मास मैग्नीशियम का एटॉमिक मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे तो 24 और 16 हो जाएगा ये 40। मैग्नीशियम का यहाँ पे मोल आया हुआ है, निकाले थे हम लोग 30/24। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से कट करेंगे तो 4 6 जा 4 10 जा, 6 से कट करेंगे ये आ जाएगा 5, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मास प्रोड्यूस हो रहा है वो आ जाएगा 50 ग्राम। 50 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ऑप्शन पे चेक करिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड 50 ग्राम है। आंसर तो मिल गया, लेकिन बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीजन कितना बचेगा ये कैसे निकालेंगे। आइए वो निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया है, तो लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट। क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसका मोल अपॉन स्टैइकियोमेट्री, और जो लिमिटिंग है उसका मोल अपॉन स्टैइकियोमेट्री। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन कितना रिएक्ट कर रहा है वो निकाल लिया जाए। इसको भी एक काम करते हैं, मास में तोड़ देते हैं। तो मास में तोड़ेंगे जब हम लोग इसको मैग्नीशियम को तो हम ऑक्सीजन को, तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन ये वो मास है जो रिएक्ट कर रहा है, और मोलर मास ऑक्सीजन का हो जाता है 32। मैग्नीशियम का मोल दे दिया है 30/24, डिवाइड कर लिया जाए। अगर डिवाइड करेंगे तो चलिए 4 से कट कर लिया जाए, 4 6 जा 4 8 जा, इसको कट करेंगे तो 6 5 जा, और स्टैइकियोमेट्री भी है यहाँ पे, ऑक्सीजन की स्टैइकियोमेट्री और मैग्नीशियम की स्टैइकियोमेट्री। तो स्टैइकियोमेट्री यहाँ पे मैग्नीशियम की दी थी 2, है ना, तो और सॉल्व करेंगे तो 2 से हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 5 जा 20 ग्राम, है ना। तो पूछा है कितना बच जाएगा, तो क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, क्या करते हैं, इनिशियल जो अमाउंट यानी मास दिया है, कितना दिया ऑक्सीजन का 20 ग्राम रिएक्ट कर दिया है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वैल्यू आएगी, जो ऑक्सीजन बच जाएगा वो आ जाएगा 10 ग्राम। ऑप्शन तो मिल ही गया था आपको, बस मैं बता रहा था कि एक्सेस कितना बचेगा वो कैसे निकालेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस एसिड का मोलैरिटी बताना है और नॉर्मेलिटी दिया है। तो मोलैरिटी का, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक कोरिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3, जिसका एन फैक्टर होता है 2, नॉर्मेलिटी दे दी है 0.6, नॉर्मेलिटी दे दी है 0.6, मोलैरिटी निकालनी है, फॉस्फोरस एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा 2, है ना। तो मोलैरिटी आ जाएगी इसकी 0.3, मोलैरिटी आगे 0.3, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 66 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। बोला है कि सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है नाइट्रिक एसिड को। मैंने बताया था कि अगर सेम टाइप के या सेम नेचर के सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं तो वहाँ पे आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग, और वॉल्यूम जो मिक्सचर का है वो हो जा रहा है 1000 ml। वाटर ऐड करने के बाद तो नॉर्मेलिटी बतानी है आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग का चुपचाप फॉर्मूला लगाइएगा, NV इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। मिक्स करने के बाद ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो रहा है 1000, नॉर्मेलिटी आपको निकालना है। N1 की वैल्यू है यहाँ पे 10, सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी 10 है, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम दे दिया है 50। N2 यानी दूसरे वाले एसिड की नॉर्मेलिटी 12 है और इसका वॉल्यूम दे दिया है 25 ml। तीसरे वाला एसिड जिसका नॉर्मेलिटी दे दिया है 5 और वॉल्यूम दे दिया है 40। सिंप्लीफाई करते चले जाइए, आंसर आ जाएगा 10 × 50 हो जाएगा 500, 25 12 जा हो जाएगा 300, और 5 ये हो जाएगा 200। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 8 और 2 10, 1000 ये हो गया, और यहाँ पे नॉर्मेलिटी इंटू 1000 था, 1000 से 1000 कैंसिल होगा, मिक्सिंग का नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा 1, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 67 का पहला। नोट कर लीजिए ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये तो और भी बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस कंपाउंड से इलस्ट्रेट होता है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए मैंने ट्रिक बता दिया था कि जब भी दो डिफरेंट आएंगे एलिमेंट और मोर देन वन कंपाउंड आएगा तो वो लॉ कौन सा होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, मोर देन वन कंपाउंड। तो बस आपको यही चेक करना है कि दो डिफरेंट एलिमेंट और मोर देन वन कंपाउंड कहाँ मिलेंगे।
सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr। सोडियम क्लोरीन और ब्रोमीन 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, यानी ये होल्ड नहीं करेगा। ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर दोनों आइसोटोप्स हैं, तो ये होल्ड नहीं करने हैं। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH और कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH, तो पॉसिबल है ही नहीं, 3 डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है SO3। 2 डिफरेंट एलिमेंट है और कंपाउंड एक से ज़्यादा बन रहा है, तो वो लॉ हमेशा होता है मल्टीपल, यानी 68 का ऑप्शन हो जाएगा 4th। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि अगर 100 ml 1 मोलर NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो रहा है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा, एसिडिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो एसिड और बेस रिएक्शन करते तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। मैंने बताया था कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं है ये डिसाइड होता है ग्राम इक्विवेलेंट से। तो एक काम करते हैं, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और ये एसिड है H2SO4। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NV/1000। मिली इक्विवेलेंट से भी फिलहाल आंसर आ जाता है ना, आंसर तो मिल ही जाता। नॉर्मेलिटी सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी है 10, वॉल्यूम दे दिया है 10 और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकाल लें, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, बेस मतलब NaOH। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ml में है, इस वजह से मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 कर रहा हूँ। अगर 1000 नहीं करूँगा तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह वो नाम चेंज हो जाता है, मिली इक्विवेलेंट हो जाता है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। नॉर्मेलिटी बेस की यानी NaOH की दे दी है, मोलेटी दी है 1, तो NaOH का मोलेटी दिया है 1, तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना होता है, NaOH का 1, जिसकी वजह से नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों इसकी सेम आएगी, यानी 1 वॉल्यूम दिया है 100 ml और 1000 से डिवाइड करेंगे, ये भी वैल्यू कितनी आएगी 0.1। ये मैंने बताया था कि एसिड और बेस दोनों का अगर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आ रहा है तो वो सॉल्यूशन हो जाता है न्यूट्रल, है ना, यानी ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा पेंटा एटॉमिक है, तो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है P4 टेट्रा एटॉमिक, एथेन C2H6 C2H6, है ना, तो एथेन हो जाएगा आपका ऑक्टा एटॉमिक। सल्फर S8, ये भी ऑक्टा। मेथेन का फॉर्मूला CH4, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का एटम, यानी ये हो जाएगा पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फिर है एक और क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली मोल से कंपेयर कर देते हैं, जिनके मोल्स इक्वल उनका मॉलिक्यूल भी इक्वल। तो 16 ग्राम ऑफ O2 दिया है तो पहले इसका निकाल लो मोल, O2 का ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो गिवन मास और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा 32, यानी हाफ मोल जिस भी मॉलिक्यूल के पास होंगे, जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। O3 का निकालेंगे 16/48 पॉसिबल है नहीं। सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकालेंगे 48/80 पॉसिबल है नहीं। SO3 का निकालेंगे तो फिर आएगा 16/80, 1/5 आ जाएगा, पॉसिबल है नहीं। गिवन मास 1, H2 का मोलर मास 2, आ गया ऑप्शन डी, है ना, जिनका मोल इक्वल उनके मॉलिक्यूल्स भी इक्वल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ अजाइड आयन। तो सबसे पहले आपको निकालना है अजाइड आयन में कितने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन नॉर्मल केस में निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो भी एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, वो मतलब एनायन के केस में क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन एटम कितने हैं 3, और नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 22। मोल के टर्म पे अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या, मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोल दे दिया है 1, अवोगैड्रो नंबर का सिंबल रखा है N, इलेक्ट्रॉन है 22, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22N 72। फिर एक और क्वेश्चन कर दिया आसान सा यहाँ पे कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा मिक्सचर का, जिसमें 2 ग्राम हीलियम है, 7 ग्राम नाइट्रोजन है HTP कंडीशन पे। तो एक काम किया जाए, हीलियम का वॉल्यूम निकाल लिया जाए, नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकाल के दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, HTP पे लीटर में दिया है, मोल इंटू 22.4 ये होता है। तो हीलियम का निकालेंगे, मोल तो दिया नहीं है तो तोड़ लेते हैं, गिवन मास और हीलियम का एटॉमिक मास 22.4,
इंटू 22.4, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 लीटर हीलियम का वॉल्यूम हो गया। अगर वॉल्यूम निकाल लें आप यहाँ पे नाइट्रोजन यानी N2, तो फिर वही है, गिवन मास दे दिया है इसका 7, N2 का मोलर मास 28 और वॉल्यूम STP पे कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 22.4, 4 से कट करेंगे ये हो जाएगा 4। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 यानी 5.6। इन दोनों को ऐड करेंगे 11.2 और 5.6 तो ये आएगा 16.8 यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फिर किया है यहाँ पे कि 1 लीटर गैस है STP पे जिसका वेट है 1.16 ग्राम, तो ये कौन सी गैस है ना, कंपाउंड का नाम बताना। तो चुपचाप मॉलिक्यूलर मास निकाल के आप सॉल्व कर लीजिएगा। STP पे फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वॉल्यूम का, वॉल्यूम अपॉन 22.4 मोल दिया नहीं है तो मोल को तोड़ देंगे तो गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास है 1.16, मोलर मास अगर निकाल दे तो ऑप्शन मिल जाएगा मोलर मास, mm का मतलब मोलर मास है यहाँ पे। वॉल्यूम दिया है 1 और ये हो जाएगा 22.4। मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो मोलर मास निकालेंगे तो फॉर्मूला वैल्यू क्या होगी 1.16 इंटू 22.4, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 22.4 इंटू 1.1 लगभग ये हो जाएगा 22, 1 और 0.5 मतलब 4 है ना, नियरली ये जाएगा 25 पॉइंट समथिंग या नियरली 26 के आसपास। 26 के आसपास का मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 और 2 26 ये मिल गया। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, 80 का हो जाएगा फर्स्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 में है इक्विवेलेंट वेट क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। तो चलिए पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए और n फैक्टर निकाल दीजिए, फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, डॉट का मतलब प्लस, और ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। सिंप्लीफाई करते चले जाइए, 12 2 जा 24, 16 4 जा 64, ये 2 हो गया और 18 2 जा 36। ऐड करेंगे तो 4 4 8 और 2 10 और 6 हो गया 16। चलिए और ऐड करिए 6 2 8 8 3 11 और 1 126 होगा ये। और ऑक्सैलिक एसिड का मैंने बताया था जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप उतना ही n फैक्टर, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी भी n फैक्टर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो डाइहाइड्रिक ऑक्सैलिक एसिड का n फैक्टर हो जाएगा 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये 63 यानी 81 का करेक्ट ऑप्शन है 2। हाँ बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम लोग। 88 में स्टेटमेंट असर्शन रीजन है यहाँ पे, एटम ना तो क्रिएट हो सकता है, एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये स्टेटमेंट तो सही है, सबको पता है, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है। रीजन दिया है यहाँ पे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। आपको शायद याद हो कि ये अवोगैड्रो लॉ की तरह है। अवोगैड्रो लॉ में इक्वल वॉल्यूम अगर गैस का होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन प्रेशर पे। तो यहाँ बोला रीजन तो यहाँ गलत हो गया। ये इक्वल नंबर ऑफ एटम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल होता तो करेक्ट मतलब चला जाता है यहाँ पे। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है ये, सिंपलेस्ट फार्मूला यानी इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। 2 एलिमेंट है, पहला दे दिया है x, दूसरा दे दिया है यहाँ पे y। आइए निकालते हैं इसका। पहला एलिमेंट x दे दिया है, दूसरा वाला दे दिया है y। अच्छा, बोला क्या है कि x का परसेंटेज यहाँ पे दे दिया है 50 और y का परसेंटेज भी दे दिया है 50। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिवाइड करना है आपको एटॉमिक मास से। x का एटॉमिक मास 10, y का एटॉमिक मास दे दिया है यहाँ पे 20। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 50 से 50, 1 से 1, ये आ गया 1:1/2 यानी 2:1 यानी करेक्ट फार्मूला हो जाएगा x2y मतलब 93 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94।
शुगर का अमाउंट बताना है, यहाँ पे मोलेटी दे दी है, तो मोलेटी का पहले फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है शुगर, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो शुगर का मॉलिकुलर मास यानी सुक्रोज का हो जाएगा 342 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम दे दिया है 2 लीटर, लीटर में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मोलेटी की वैल्यू दे दी है 0.1, बस मल्टीप्लाई करना है 342 इंटू 2 से। शुगर का मास आ जाएगा, मास ऑफ शुगर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 34 2 जा 60 60 68 68.4, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 68.4। 94 के बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 बड़ा आसान क्वेश्चन कर दिया। यहाँ पे बोला है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, रिएक्शन दे दिया है N2 और 3 मोल H2, रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे तो प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल ऑफ NH3। बोला है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जल्दी से चेक करते हैं। करेक्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। गिवन मास 14 है तो मोल कितना होगा 14/28, इसका मोल हो जाएगा 4/2 और स्टोइकियोमेट्री से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग होने का मतलब कि हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री की वैल्यू कम आए, है ना। ये पहले वाले ऑप्शन से होगा नहीं, हाइड्रोजन का रेशियो ज़्यादा आ जाएगा तो लिमिटिंग तो नहीं होगा, एक्सेस बन जाएगा। ऑप्शन 2 में नाइट्रोजन का मोल निकालेंगे तो 28/28 मोलर मास, हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे मोल तो गिवन मास 6, मोलर मास 2 और स्टोइकियोमेट्री 3 है ना। यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, 1 1 का मतलब कोई भी लिमिटिंग नहीं है। ऑप्शन थर्ड पे देखते हैं, थर्ड में 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है तो 56/28 ये हो गया, और यहाँ पे 10 है और H2 का मोलर मास हो जाएगा 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये ऑब्वियस सी बात है कि 1 के आसपास आएगा, तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 95 का फोर्थ, 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 95 का करेक्ट ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मैंने देखा नहीं, लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे 35 ग्राम N2 है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो स्टोइकियोमेट्री का यूज़ मैंने नहीं किया था, तो स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, है ना। 5/3 का मतलब हो गया ये 1.66, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 28 1 जा 20, 28 2 जा चला जाएगा, डायरेक्टली 2 टाइम कट हो जाएगा। तो अब थर्ड ऑप्शन में देखेंगे, थर्ड ऑप्शन में हाइड्रोजन का रेशियो छोटा है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 के बाद 98, क्वेश्चन नंबर 98 बोला है कि बेस का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। बेस का n फैक्टर मैंने लिखवा है कि एसिडिटी के इक्वल भी होता है, एसिड का n फैक्टर बेसिसिटी और बेस का n फैक्टर एसिडिटी के इक्वल होता है। असर्शन तो सही है। फिर लिखा है रीजन में एसिडिटी इज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दी बेस। किसी भी बेस में हाइड्रोजन एटम कभी रिप्लेस होता ही नहीं है, तो एसिडिटी को उसको डिफाइन नहीं करते हैं। एसिडिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। तो रीजन तो गलत हो जाएगा लेकिन असर्शन सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 98 के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। इसमें बोला है कि हैवीएस्ट कौन सा होगा, आइए हैवीएस्ट हैवीएस्ट साफ दिख रहा है यहाँ पे, हैवीएस्ट हो जाएगा विच अमंग द हैवीएस्ट 1 मोल ऑफ O2। इसका मास निकाल लीजिए, मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, गिवन मास इनटू मोलर मास, कितना आएगा ये 32 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूल दे दिया है, मास निकालना है तो मास अपॉन मोलर मास, सल्फर ट्राइऑक्साइड का 80 आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिया है 1, और यहाँ पे अगर Na लिखें तो Na की वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। अच्छा वो वैल्यू भी नहीं लिखना है फिलहाल, 23 होती है। अगर मास निकालेंगे यहाँ पे तो 80 और अवोगाद्रो नंबर का रेसिप्रोकल 1.6 10⁻24 ग्राम, है ना। फिर लिखा है 100 AMU ऑफ यूरेनियम, इसका मास निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यूरेनियम का जो मास दिया है 100 AMU, है ना, मास ऑफ यूरेनियम दे दिया 100 AMU, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे मास हो गया और निकालना है आपको, बस हो गया। तो 10 मोल्स ऑफ, चौथा ऑप्शन दे दिया है 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मास निकालेंगे तो मोल इनटू मोलर मास, ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 2 जा 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो गया 20
20 का मतलब करेक्ट ऑप्शन जा रहा है इसका पहला, इसका 99 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 वाला। प्रीफिक्स जेप्टा, जेप्टो मैंने लिखवाया था, जेप्टो होता है 10 to the power -21 के इक्वल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट डी, नोट कर लीजिए। तो ये थे आपके मूल कंसेप्ट के सेकेंड AIITS का क्वेश्चन। आई होप बढ़िया ही गया होगा आपका। चलिए